बहुत समय पहले की बात है। उत्तर के घने जंगलों के बीच एक राज्य था, मृगांकपुर। ये राज्य 3 ओर से काले पहाड़ों से घिरा था और एक ओर से बहती थी नदी कालिंदी, जिसका पानी दिन में चांदी सा चमकता था और रात में काले शीशे सा दिखता था। मृगांकपुर के लोग साहसी थे, लेकिन एक डर था जो पीढ़ियों से उनके खून में उतर आया था। अमावस्या का डर। हर अमावस्या की रात, जब आकाश में एक भी तारा ठीक से न दिखे और जंगल की आवाजें अचानक बंद हो जाएं, तब जंगल के उस पार से एक रोशनी उठती थी, एक जलती मशाल। और उस मशाल को थामे एक स्त्री चलती थी, लंबे बिखरे बालों वाली, नंगे पांव, सफेद वस्त्रों में लिपटी। लोग उसे कहते थे जोगन। कहते थे जो उसके पीछे गया वापस नहीं आया। कहते थे जंगल उसे निगल लेता है। कहते थे वो किसी और दुनिया की है। लेकिन किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था, किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी थी। बस वो मशाल थी जो जलती थी, चलती थी और फिर अंधेरे में खो जाती थी। और उसके साथ कभी कभी एक इंसान भी। राजा वीरभद्रसेन के 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र अग्निवर्मा जो युद्ध में अजेय था, मंझले सोमदत्त जो राजनीति में चतुर था, और सबसे छोटे विक्रम। विक्रम न युद्ध में बड़े भाई जितना था, न राजनीति में मंझले जितना। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो न बड़े भाई में था, न मंझले में। एक अजीब सी जिज्ञासा, एक प्रश्न जो हमेशा उसके होठों पर रहता था। क्यों? जब दरबार में कोई नियम बनता, विक्रम पूछता क्यों? जब कोई कथा सुनाई जाती, विक्रम पूछता सच में ऐसा हुआ था? जब लोग कहते जोगन की बात, विक्रम चुप हो जाता। लेकिन उसकी चुप्पी असहमति की नहीं थी, वो सोच रहा होता था। एक रात महल के दीवान रत्नाकर ने दरबार में घोषणा की, महाराज, ये 3री बार है। इस बार जंगल से गया था नगर का लोहार धनपत। 5 दिन बीत गए, वापस नहीं आया। राजा ने भौहें सिकोड़ी। उसने जोगन का पीछा किया था? हां महाराज। उसने दावा किया था कि वो उस रहस्य को उजागर करेगा। महारानी सुमित्रा ने कहा, हमें जंगल की सीमा पर और प्रहरी लगाने चाहिए। अमावस्या की रात किसी को भी बाहर न जाने दिया जाए। राजा ने स्वीकृति दी, लेकिन विक्रम उस रात सो नहीं पाया। वो अपने कक्ष में बैठा था, सामने एक दीपक जल रहा था और उसकी आंखों में प्रश्न जल रहे थे। जो गया वापस क्यों नहीं आया? क्या जोगन उन्हें मारती है या वे स्वयं जाते हैं? और अगर वो इतनी भयावह है तो वो अमावस्या की रात ही क्यों निकलती है? किसी और रात क्यों नहीं? उसकी दासी मंदाकिनी ने आकर कहा, राजकुमार, रात बहुत हो गई है। विक्रम ने उसे देखा। मंदाकिनी, तुमने जोगन के बारे में पहली बार कब सुना था? मंदाकिनी ने घबराकर कदम पीछे लिए। राजकुमार, वो नाम रात को नहीं लेते। क्यों? क्योंकि कहते हैं वो सुन लेती है। विक्रम ने एक पल रुककर कहा, अगर वो सुन सकती है तो इसका मतलब वो जीवित है। मंदाकिनी बिना कुछ कहे चली गई। अगले दिन विक्रम अपने घोड़े पर बैठकर नगर के उस हिस्से में गया जहां पुराने लोग रहते थे। वे लोग जो दादा परदादा के जमाने की बातें जानते थे। उसे मिली बूढ़ी नैनी, एक वृद्धा जो इतनी उम्रदराज थी कि उसके चेहरे की हर झुर्री एक कहानी लगती थी। विक्रम उसके सामने जमीन पर बैठ गया। नैनी मां, मुझे जोगन के बारे में बताओ। नैनी ने उसे देखा, फिर लंबी सांस ली। राजकुमार, ये कहानी सुनने वाली नहीं, समझने वाली है। मैं समझना चाहता हूं। नैनी ने आंखें बंद की। बहुत साल पहले, जब तुम्हारे दादा के दादा राज करते थे, इस जंगल में एक आश्रम था। उस आश्रम में एक साधु रहते थे, ब्रह्मदेव। बड़े ज्ञानी, लेकिन उनका ज्ञान सिर्फ किताबों का नहीं था। वे कहते थे, इस जंगल के भीतर एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो 2 दुनियाओं के बीच है, इस दुनिया और उस दुनिया के बीच। विक्रम ने पूछा, और जोगन? जोगन उस द्वार की रखवाली करती है। क्यों? नैनी ने आंखें खोली। उनमें कुछ था, डर नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी। ये मैं नहीं जानती बेटा, ये तो वही जानती है जो जोगन है। क्या कोई उससे कभी मिला? नैनी चुप हो गई, फिर धीरे से बोली,
एक बार एक जड़ी बूटी वाला वैद्य गया था। रामनाथ। वो 3 दिन बाद वापस आया, लेकिन वापस आया तो बोल नहीं सकता था, बस लिखता रहता था। दिन रात लिखता रहता था, कागज पर, जमीन पर, दीवारों पर। लेकिन जो लिखता था कोई पढ़ नहीं पाता था। किसी की भाषा में नहीं था वो अब कहाँ है? मर गया। लेकिन मरते वक्त उसके चेहरे पर डर नहीं था, एक अजीब सी शांति थी। विक्रम उठा। धन्यवाद नैनी मां। नैनी ने उसका हाथ पकड़ा। राजकुमार, जो लोग वापस नहीं आए वे डरकर नहीं गए थे, वे उत्सुकता से गए थे, तुम्हारी तरह। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। तो क्या उत्सुकता ही उनका अंत था? नैनी ने हाथ छोड़ दिया। ये भी वही जानती है। अगली अमावस्या में 20 दिन बाकी थे। विक्रम ने उन 20 दिनों में खूब तैयारी की। वो जंगल की सीमा पर जाकर बैठता, रात के अंधेरे को देखता, उसके कानों में हर आवाज को पहचानने की कोशिश करता। पेड़ों की, हवा की, पानी की। उसके साथी कमलाकर, जो बचपन से उसका मित्र था, एक दिन उसके पास आया। विक्रम, तुम क्या करने वाले हो? अमावस्या की रात जंगल में जाऊंगा। कमलाकर का चेहरा पीला पड़ गया। विक्रम, ये पागलपन है। शायद। धनपत गया, वापस नहीं आया। उससे पहले 4 और गए, कोई नहीं आया। 5 लोग गए और 5 नहीं आए। इसका मतलब ये नहीं कि छठा भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये जरूर है कि खतरा 100% है। विक्रम ने उसकी ओर देखा। कमलाकर, क्या तुमने कभी सोचा अगर जोगन मारती तो लाश भी मिलती? 5 गए, एक की भी लाश नहीं मिली। जो गायब है वे कहाँ गए? कमलाकर ने कुछ नहीं कहा। मैं यही जानना चाहता हूं। और अगर तुम भी गायब हो गए? विक्रम ने हल्की मुस्कान दी। तब तुम राजा बनने की तैयारी शुरू कर लेना। कमलाकर उस दिन बिना कुछ बोले वापस चला गया। लेकिन विक्रम जानता था वो रोकने नहीं आया था, वो अंतिम बार देखने आया था। अमावस्या से 2 दिन पहले एक घटना हुई। एक किसान हरिदास महल में आया। उसकी आंखें लाल थी रोते रोते। उसका बेटा रामू 17 साल का पिछली अमावस्या को गया था, वापस नहीं आया था। महाराज ने सुना, सांत्वना दी, प्रहरियों को और सख्त निर्देश दिए। लेकिन विक्रम उस किसान के पास गया। हरिदास जी, आपका बेटा, क्या वो डरा हुआ था जब गया? हरिदास ने आंखें पोंछी। नहीं राजकुमार, वो बड़ा खुश था। खुश? हां, कहता था बाबा मुझे सपने में दिखा, जोगन ने बुलाया है, कहती है एक काम है जो सिर्फ मैं कर सकता हूं। विक्रम के पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। सपने में? हां, 3 रातें लगातार सपने आए। फिर अमावस्या आई और वह चला गया। विक्रम रात को अपने कक्ष में लेटा रहा, आंखें खुली थी। क्या वे स्वयं जाते हैं? क्या जोगन बुलाती है? और बुलाती है तो किस लिए? उसने आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। अमावस्या की रात आ गई। विक्रम ने साधारण वस्त्र पहने, राजकुमार वाले नहीं, एक साधारण युवक जैसे। कमर में एक छोटी कटार, हाथ में कोई मशाल नहीं, क्योंकि उसने सोचा था कि अंधेरे में आंखों को खुद ढलने देना बेहतर है। महल के पीछे के दरवाजे से निकला। प्रहरी मुख्य द्वार पर थे। जंगल की सीमा तक पहुंचने में आधे पहर का समय लगा। वो वहां खड़ा हुआ। जंगल काला था। पेड़ों की ऊंची छाया आकाश तक जाती प्रतीत होती थी। हवा बंद थी, एकदम बंद, जैसे जंगल सांस रोके खड़ा हो। और फिर उसने देखी एक रोशनी। जंगल के भीतर दूर एक मशाल जल रही थी। वो हिल नहीं रही थी, जैसे इंतजार कर रही हो। विक्रम के पैर उठे। वो जंगल में दाखिल हुआ। पहले कुछ पल सब ठीक था। पेड़ों की जड़ें ऊबड़ खाबड़ थी, लेकिन पैर संभल रहे थे। वो उस मशाल की दिशा में चलता रहा। फिर उसने गौर किया, मशाल आगे बढ़ रही थी, धीरे धीरे, जैसे उसकी गति को महसूस करके खुद भी गति तय कर रही हो। वो देख रही है मुझे। विक्रम रुका नहीं। जंगल गहरा होता गया। पेड़ इतने घने हो गए कि ऊपर का आकाश दिखना बंद हो गया। अंधेरे में केवल वो मशाल थी
जो अब कभी तेज जलती कभी धीमी। फिर अचानक मशाल रुक गई। विक्रम भी रुक गया। सामने एक बड़ा पत्थर था और उस पत्थर के पास वो खड़ी थी। जोगन, लंबे बिखरे बाल जो कंधों से नीचे घुटनों तक आते थे, सफेद वस्त्र लेकिन उन पर कोई मैल नहीं, कोई धूल नहीं, नंगे पांव, और हाथ में मशाल जो अजीब तरह से जल रही थी, न धुआं न लपट, बस एक स्थिर पीली रोशनी। उसका चेहरा विक्रम की ओर था। विक्रम ने देखा वो कोई भूत नहीं थी, वो एक स्त्री थी, जीवित। उसकी आंखें गहरी काली ठीक से देख रही थी। उसके होंठ भींचे हुए थे और उसके चेहरे पर एक भाव था जो विक्रम ने उम्मीद नहीं किया था। थकान, गहरी पुरानी थकान। वो बोली, तुम राजकुमार हो। आवाज सामान्य थी, न डरावनी न जादुई, बस एक स्त्री की आवाज। विक्रम ने कहा, और तुम? मैं वही हूं जिसे लोग जोगन कहते हैं। तुम्हारा नाम? एक पल की चुप्पी। नयनतारा। विक्रम ने एक कदम आगे बढ़ाया। नयनतारा ने पीछे नहीं हटी। तुम डरे नहीं, उसने कहा, न प्रशंसा में न आश्चर्य में, बस एक तथ्य की तरह। डर लगा विक्रम ने सच कहा, लेकिन जिज्ञासा ज्यादा थी। यही सबका कहना था। जो पहले आए वे भी यही कहते थे। वे कहा है? नयनतारा ने मशाल नीचे की। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो विक्रम से उम्र में कुछ बड़ी लगती थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो किसी कुएं जैसी थी। अंदर है, उसने कहा। जंगल में? इस जंगल के भीतर एक और जंगल है, और उस जंगल के भीतर एक द्वार। वही द्वार जिसकी तुम रखवाली करती हो। नयनतारा ने विक्रम को ध्यान से देखा। तुमने किससे सुना? बूढ़ी नैनी से। नयनतारा के चेहरे पर पहली बार एक भाव आया, कुछ नरम। नैनी जीवित है अभी भी? हां। अच्छा है। एक लंबी सांस। वो मेरी मां की सखी थी। विक्रम स्तब्ध रह गया। तुम्हारी मां? मेरी मां भी जोगन थी, और उनकी मां भी। नयनतारा की आवाज में न गर्व था न शर्म। ये हमारे परिवार का दायित्व है। वे दोनों उस पत्थर के पास बैठ गए। जंगल की खामोशी उनके आसपास एक दीवार की तरह थी। नयनतारा ने बताना शुरू किया। बहुत पुरानी बात है, इस जंगल में एक साधु आए थे, ब्रह्मदेव। उन्होंने वर्षों तपस्या की और उन्हें एक सिद्धि मिली। वे दो दुनियाओं के बीच एक द्वार खोल सकते थे, इस दुनिया और उस दुनिया के बीच। उस दुनिया में क्या है? वो जगह जहां भटकी हुई आत्माएं जाती है। जो लोग असमय मरते हैं, दुर्घटना में बिना किसी कारण के उनकी आत्माएं भटकती हैं, न इधर की न उधर की। विक्रम ने धीरे से पूछा, ब्रह्मदेव ने द्वार खोला उन आत्माओं के लिए? हां, ताकि वे उस दुनिया में जा सकें, शांति पा सकें। नयनतारा ने मशाल को देखा। लेकिन द्वार खोलने के लिए एक विशेष ज्ञान चाहिए, और वो ज्ञान ब्रह्मदेव ने मेरी परदादी को दिया, क्योंकि वे स्वयं अधिक समय तक नहीं रह सकते थे, और तब से तुम्हारे परिवार की स्त्रियां ये काम करती आई हैं। हां, अमावस्या की रात ही क्यों? क्योंकि उस रात दोनों दुनियाओं के बीच की दीवार सबसे पतली होती है। द्वार आसानी से खुलता है। विक्रम चुप रहा। फिर उसने पूछा, और जो लोग तुम्हारे पीछे आए धनपत रामू, वे कहाँ हैं? नयनतारा ने पहली बार नजरें झुकाई। वे द्वार के उस पार है। जीवित? हां, जीवित। तो वापस क्यों नहीं आए? नयनतारा ने एक लंबी सांस ली। क्योंकि उस दुनिया में जाने के बाद इस दुनिया का रास्ता नहीं दिखता। वे फंसे नहीं है, वे वहां है, लेकिन वापस आने का रास्ता जानते नहीं। और तुम? मैं जानती हूं, क्योंकि मेरे पास ये मशाल है। उसने मशाल को ऊपर उठाया। ये साधारण मशाल नहीं है, ये ब्रह्मदेव की दी हुई है। ये दोनों दुनियाओं में जलती है, ये रास्ता दिखाती है। विक्रम ने मशाल को देखा। सच में उसकी लपट अजीब थी, न हवा से हिलती न धुआं देती। तो वे लोग रामू धनपत, वे उस दुनिया में अटके हैं? हां, और तुम उन्हें वापस ला सकती हो? नयनतारा चुप हो गई। एक लंबी भारी चुप्पी। फिर बोली, यही समस्या है राजकुमार। मैं अकेली द्वार खोलती हूं,
आत्माओं को उस पार पहुंचाती हूं। लेकिन जो जीवित उस पार गए उन्हें वापस लाने के लिए मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो इस दुनिया में रहकर उनके लिए लंगर बने। लंगर, एक धागा, एक आवाज जो उन्हें याद दिलाए इस दुनिया में कोई है, ताकि वे रास्ता ढूंढ सकें। और अब तक मेरे पास कोई नहीं था। उसकी आवाज में पहली बार एक दरार आई। मेरी मां के समय मेरे पिता थे, वे लंगर बनते थे। मां के जाने के बाद मेरे पास कोई नहीं रहा। विक्रम ने उसे देखा। वो थकी हुई थी, इसलिए नहीं कि रात देर हो गई थी। वो उस थकान से थकी थी जो अकेलेपन से आती है। विक्रम ने कहा, मैं लंगर बनूंगा। नयनतारा ने चौंक कर उसे देखा। तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? अगर धागा टूट गया, अगर तुम डरकर पीछे हट गए तो वे कभी वापस नहीं आ सकते। और अगर मैं नहीं हटा? नयनतारा ने एक पल सोचा, फिर धीरे से बोली, तो पहली बार कोई वापस आएगा। वे दोनों जंगल के भीतर चले। नयनतारा आगे थी, मशाल हाथ में। विक्रम उसके पीछे। जंगल और गहरा होता गया। पेड़ अब पहले से अलग थे, उनकी छाल गहरे रंग की, जड़ें जमीन से ऊपर उठी हुई, पत्ते बड़े और शांत। नयनतारा ने कहा, एक बात याद रखना, जब हम द्वार के पास पहुंचे तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे सकती है, परिचित आवाजें जो तुम्हें पुकारे। किनकी? जो लोग गुजर चुके हैं, जो तुमसे प्रेम करते थे, उनकी। विक्रम ने एक पल रुककर सोचा, उसकी दादी जो 2 साल पहले गई थी। और उनकी आवाजें असली लग सकती है, लेकिन वे नहीं है। वे उस जगह का एक हिस्सा है जो तुम्हें खींचने की कोशिश करेंगी। तो क्या करूं? सुनो, मानो मत। विक्रम ने कहा, ठीक है। चलते चलते विक्रम ने पूछा, नयनतारा तुम अकेली कैसे रहती हो? रोज ये करती हो? हर अमावस्या? डर नहीं लगता? पहले लगता था, अब नहीं। एक छोटी सी चुप्पी। डर तब लगता है जब कुछ खोने की आशंका हो। मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं। विक्रम ने उसकी पीठ देखी, सीधी अटल। तुम्हारा परिवार? मां गई, पिता गए, भाई था, वो इस काम को नहीं करना चाहता था। चला गया नगर छोड़कर। कहा, यह हमारी जिंदगी का तरीका नहीं होना चाहिए। मैं नहीं रोकी उसे। और तुम? मैं नहीं जा सकती थी, क्योंकि अगर मैं नहीं जाती वे आत्माएं भटकती रहती। वे जीवित जो उस पार फंसे हैं, वे फंसे रहते। विक्रम को एहसास हुआ, वो डरावनी नहीं थी, वो दायित्व से बंधी हुई थी। एक ऐसे दायित्व से जो उसने चुना नहीं था, लेकिन छोड़ा भी नहीं। और फिर वे पहुंचे एक जगह जहां पेड़ थे ही नहीं, एक गोलाकार खुला स्थान, घास नहीं, मिट्टी नहीं, बस एक अजीब सी जमीन जो न पत्थर थी न मिट्टी। और उस स्थान के बीच में द्वार। वो दिखता नहीं था, लेकिन महसूस होता था। एक अजीब सी झंझनाहट हवा में थी, जैसे 2 ध्वनियां एक साथ बज रही हों, एक इस दुनिया की, एक किसी और दुनिया की। नयनतारा रुकी। विक्रम, अब तुम यही खड़े रहोगे। और तुम? मैं द्वार खोलूंगी और उन्हें बाहर बुलाऊंगी। मुझे क्या करना है? नयनतारा ने उसकी ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखों में पहली बार एक याचना थी। बस यहां रहना, कहीं मत जाना। अगर कोई आवाज सुनाई दे, अपनी जगह से मत हिलना। बस एक काम करो, जोर से बोलते रहो। अपना नाम, अपने राज्य का नाम, अपनी मां का नाम, कुछ भी, लेकिन आवाज बंद मत करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आवाज इस दुनिया का धागा है। वे उसी धागे के सहारे वापस आएंगे। विक्रम ने कहा, ठीक है। नयनतारा ने उसकी आंखों में देखा एक पल के लिए, फिर मुड़ गई। उसने मशाल उठाई और कुछ बुदबुदाई शब्द जो विक्रम समझ नहीं पाया। मशाल की लपट बदली पीले से सफेद, और तब वो खुला द्वार। विक्रम देख नहीं पाया, महसूस किया। हवा का एक ऐसा झोंका जो किसी भी दिशा से नहीं आया था, एक ठंडक जो हड्डियों तक उतरी। और आवाज़े विक्रम, वो आवाज उसकी दादी की। विक्रम के पैर कांपे। वो आवाज असली थी, उसमें वही मिठास थी, वही लय। विक्रम, इधर आ बेटा।
विक्रम ने आंखें बंद की और जोर से बोला, मैं विक्रम हूं, मृगांकपुर का राजकुमार, महाराज वीरभद्रसेन का पुत्र, महारानी सुमित्रा का बेटा। आवाज फिर आई और इस बार उसमें एक और आवाज जुड़ी, राजकुमार, यहां आओ। ये आवाज कमलाकर की थी, लेकिन कमलाकर तो महल में है। विक्रम ने सांस ली। मैं विक्रम हूं, मृगांकपुर का राजकुमार। मेरी मां का नाम सुमित्रा है, मेरे पिता का नाम वीरभद्रसेन है, मेरे जंगल का नाम कालिंदी के किनारे का जंगल। ठंडक और बढ़ी। उसके पैर जहां खड़े थे वो जमीन हिलने लगी, लेकिन विक्रम नहीं हिला। मेरी नदी का नाम कालिंदी है, मेरे बचपन का घोड़ा बादल था, काला माथे पर सफेद टीका। मेरी दादी के हाथों में चंदन की खुशबू थी। वो बोलता रहा। नयनतारा द्वार के सामने खड़ी थी। उसकी मशाल अब एक तेज सफेद रोशनी दे रही थी और धीरे धीरे एक आकृति उभरी, धुंधली, फिर थोड़ी स्पष्ट, फिर और। रामू, वही 17 साल का लड़का। उसके पीछे और धनपत और 2-3 और। वे सब जो गए थे वापस आ रहे थे। नयनतारा ने पीछे मुड़कर देखा, विक्रम खड़ा था वही जगह, बोलता जा रहा था। उसकी आंखें भर आई। द्वार बंद हुआ। वो झंझनाहट रुक गई। वापस आए लोग रामू, धनपत और बाकी जमीन पर बैठ गए। उनके चेहरे बेहोशी में थे, लेकिन सांसें चल रही थी। नयनतारा उनके पास गई, एक एक को देखा। विक्रम उसके पास आया। ठीक है? हां, होश आएगा। घंटे भर में विक्रम ने एक लंबी सांस ली। नयनतारा ने मशाल नीचे रखी। वो बैठ गई, अचानक जैसे वर्षों की थकान एक साथ उतर गई हो। विक्रम उसके पास बैठा। लंबी चुप्पी। फिर नयनतारा ने कहा, तुम्हें पता था डर लगेगा। हां, फिर भी बोलते रहे। तुमने कहा था बोलते रहना। नयनतारा ने हल्की सी हंसी की, थकी हुई, पुरानी लेकिन असली। पहली बार उसने कहा, किसी ने मेरी बात मानी। विक्रम ने उसे देखा। नयनतारा, ये लोग अंदर क्यों गए? रामू को सपने में तुमने बुलाया था? नहीं। उसका चेहरा गंभीर हो गया। मैंने कभी किसी को नहीं बुलाया। फिर? वो द्वार, उसके पास एक शक्ति है जो लोग अपने भीतर किसी गहरे अधूरेपन के साथ जीते हैं, जिनके दिल में कोई अटका हुआ प्रश्न है, कोई अधूरी बात है, वे उसकी ओर खींचते हैं। एक पल रुकी। रामू के पिता से उसकी बात अधूरी थी। धनपत का अपनी मां से कोई वादा था जो पूरा नहीं हुआ। बाकी सबका कुछ न कुछ था। और सपने? वे सपने नहीं थे। वो द्वार की आवाज थी जो उन्हें बुला रही थी, उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए। और उस दुनिया में क्या होता है? जो अधूरा है वो पूरा होता है। नयनतारा ने सोचा, कभी कभी, लेकिन जीवित के लिए वो जगह नहीं है। वे वहां जाते हैं लेकिन वापस आने का रास्ता नहीं जानते। इसीलिए तुम्हें लंगर चाहिए था। हां, विक्रम ने कुछ देर सोचा। तुम्हारे पिता, जब वे लंगर बनते थे, तुम्हारी मां ने उन्हें क्या कहा था? नयनतारा ने उसे देखा। मां ने कहा था, तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें बस याद रखना है कि तुम किसके लिए यहां हो। विक्रम ने धीरे से कहा, यही मैंने किया। नयनतारा ने आंखें झुका ली। भोर होने से पहले वे वापस लौटे। रामू और धनपत और बाकी 3 जंगल की सीमा तक आते आते होश में आ गए। रामू ने जैसे ही आंखें खोली, वो रोने लगा। नयनतारा उसके सामने घुटनों पर बैठ गई। ठीक हो? रामू ने उसे देखा। मैं वापस आ गया? हां, वहां मेरी दादी थी। उन्होंने कहा, घर जा, तेरे बाबा तेरा इंतजार कर रहे हैं। नयनतारा ने उसका माथा थपथपाया। उन्होंने सही कहा। धनपत खड़ा हुआ, लड़खड़ाया, फिर सीधा हुआ। वो जगह अजीब थी। अंधेरी भी नहीं थी, रोशन भी नहीं। बीच की जगह है, नयनतारा ने कहा। और आवाजें? धनपत ने थरथराते हुए कहा, मां की आवाज थी। सच में उन्हें मिला? नयनतारा ने हां नहीं कहा। जो आवाजें आती है वे उस जगह का हिस्सा होती है, असली नहीं होती। धनपत चुप हो गया, फिर बोला, लेकिन जो उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दे बेटा, वह
असली लगा। नयनतारा ने उसकी आंखों में देखा। कभी कभी उस जगह में असली आत्माएं भी होती है जो भटक रही है। एक पल रुकी, शायद तुम्हारी मां थी। धनपत की आंखें भर आई। जंगल की सीमा पर विक्रम रुका। नयनतारा थोड़ी दूर खड़ी थी, वो लोगों को रास्ता दिखा रही थी। विक्रम ने कहा, नयनतारा। वो मुड़ी। हर अमावस्या तुम अकेली आती हो? हां, अब नहीं। नयनतारा ने उसे देखा। राजकुमार, ये तुम्हारा काम नहीं है। मैंने किसने कहा काम है? मैंने कहा अकेली नहीं। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। और मेरा नाम विक्रम है, राजकुमार नहीं। नयनतारा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके हाथ में पकड़ी मशाल उसकी लपट थोड़ी तेज हो गई। सुबह महल में हलचल मच गई। पांचों लोग वापस आ गए थे जिंदा। रामू के पिता हरिदास रो रो कर हंस रहे थे। महाराज दरबार में थे जब विक्रम भीतर आया। विक्रम, तुम कहाँ थे? सारी रात पिताजी। विक्रम ने कहा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। दरबार में सभी मौजूद थे। विक्रम ने सब बताया। जोगन के बारे में, नयनतारा के बारे में, द्वार के बारे में। दरबार में लंबी चुप्पी छा गई। फिर मुख्य दीवान रत्नाकर बोले, राजकुमार, ये संभव नहीं। 5 लोग वापस आए हैं, वे गवाह है। लेकिन ये जादू टोना नहीं है। विक्रम ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, ये एक स्त्री है जो पीढ़ियों से अकेले एक काम करती आई है, हमारे राज्य के लोगों की रक्षा के लिए। और हम उसे जोगन कहकर डरते रहे। महाराज ने कहा, विक्रम। पिताजी, अगर हम उसकी मदद करें, लंगर बनने के लिए लोग भेजें, तो जो लोग उस दुनिया में जाते हैं वे वापस आ सकते हैं, और जो आत्माएं भटक रही हैं उन्हें शांति मिल सकती है। महाराज ने लंबे समय तक सोचा। ये स्त्री नयनतारा, क्या वो दरबार में आ सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो दरबार की नहीं है, वो जंगल की है। एक और चुप्पी। फिर महाराज ने कहा, विक्रम, तुम अगली अमावस्या फिर जाओगे? हां, इस बार अकेले नहीं। विक्रम ने पिता की आंखों में देखा। उनमें पहली बार अपने छोटे बेटे के लिए एक अलग भाव था, गर्व। महीने बीतते गए। विक्रम हर अमावस्या को जाने लगा, नयनतारा के साथ। पहले वे बहुत कम बोलते थे, बस काम होता था। वो द्वार खोलती, विक्रम लंगर बनता। धीरे धीरे बातें होने लगी। एक रात जब द्वार बंद हो चुका था और वे वापस लौट रहे थे, नयनतारा ने पूछा, तुम अपने भाइयों से अलग क्यों हो? विक्रम ने हंसा, मुझे नहीं पता। मां कहती है तुम पैदा हुए तब बड़ी आंधी आई थी, शायद आंधी का असर पड़ा। नयनतारा ने कहा, आंधी अच्छी होती है, सब कुछ साफ कर देती है। और तुम्हारे जन्म के समय? मेरे जन्म के समय कहते हैं एक उल्लू आया था और पूरी रात बैठा रहा। उल्लू तो ज्ञान का प्रतीक है। नयनतारा ने उसे देखा, एक छोटी सी मुस्कान। मां यही कहती थी। एक रात विक्रम ने पूछा, क्या तुम थक जाते हो? हर अमावस्या यही। थकती हूं, उसने सीधे कहा। लेकिन जब देखती हूं कोई वापस आया, किसी आत्मा को शांति मिली, तो थकान कही और चली जाती है। और अकेलापन? नयनतारा रुकी। अकेलापन नहीं जाता। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अगली बार जब वो जंगल की सीमा पर पहुंचा, वो पहले से आया था। नयनतारा के आने से पहले बैठा था, इंतजार कर रहा था। नयनतारा ने उसे देखा। तुम जल्दी आए? हां। क्यों? ताकि तुम अकेली न पहुंचो। नयनतारा ने उसे देखा, फिर आगे चल दी। लेकिन उसके कदमों में पहली बार एक हल्कापन था। एक रात कई महीनों बाद जब द्वार बंद हो चुका था और रात के आखिरी पहर में वे पत्थर के पास बैठे थे, नयनतारा ने कहा, विक्रम, एक बात पूछूं? पूछो। तुम राजकुमार हो, एक दिन राजा बनोगे या नहीं बनोगे, लेकिन महल में रहोगे। राजकुमारी से विवाह होगा, दरबार होगा, ये सब होगा। हां, तो ये हर अमावस्या, ये जंगल, ये काम कब तक? विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। जब तक जरूरत है, और जब दायित्व बदले तब नया रास्ता निकालेंगे। नयनतारा चुप रही, फिर बोली, मेरे पिता ने मां से एक बात कही थी,
जब मां ने उनसे कहा था तुम्हें ये बोझ क्यों उठाना, पिता ने कहा था रुकी। क्या कहा था? विक्रम ने पूछा। बोझ वही होता है जो तुम अकेले उठाओ। जब दो हो वह रास्ता बन जाता है। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारे पिता बुद्धिमान थे। नयनतारा ने आंखें झुका ली। हां, वो रात आई जब सब बदल गया। एक अमावस्या, और इस बार द्वार से जो आत्माएं निकली वे असाधारण थी। नयनतारा ने जैसे ही द्वार खोला कुछ अलग था। मशाल की रोशनी सफेद की बजाय सोने की हो गई। नयनतारा ने पीछे देखा। विक्रम, ये पहले नहीं हुआ। क्या मतलब? सोने की रोशनी, मां ने बताया था, ये तब होती है जब कोई बहुत पुरानी आत्मा है, कोई जो बहुत बहुत लंबे समय से भटक रही है। कितने समय से? शायद पीढ़ियों से। द्वार से एक आकृति निकली। धीमे धीमे नयनतारा ने उसे देखा और उसके हाथ कांप गए। मां! वो आकृति नयनतारा की मां थी। विक्रम को पता नहीं था कि नयनतारा की मां कब गई थी, लेकिन जो वो देख रहा था वो देख सकता था। नयनतारा के घुटने झुक गए। मां, आप यहां थी? वो आकृति बोली, आवाज हवा में थी, दूर से आती हुई बेटी। द्वार का नाम सुनकर मैं ठहरी रही थी। तुम्हारी राह देखती रही। इतने साल तुम्हारी मां हूं। जब तक तुम सुरक्षित नहीं थी कैसे जाती? नयनतारा रो रही थी बिना आवाज के। वो आकृति आगे बढ़ी। अब जा सकती हूं। अब तुम अकेली नहीं। नयनतारा ने एक हाथ बढ़ाया, लेकिन छू नहीं सकती थी। मां, बेटी, ये जो युवक है इसे पहचान। जो दूसरों के लिए आवाज उठाए बिना डरे, वो कभी गलत नहीं होता। उस आकृति ने एक बार नयनतारा को देखा, फिर विक्रम को, और धीरे धीरे सोने की रोशनी में विलीन हो गई। द्वार बंद हुआ। नयनतारा वहीं बैठी रही जमीन पर। विक्रम उसके पास बैठा। कुछ नहीं बोला, बस वहां रहा। जंगल में एक अजीब सी शांति थी। पहली बार उस जगह में हवा चली। नयनतारा ने आंखें पोंछी। मां बहुत समय से यहां थी। हां, मुझे नहीं पता था। कभी कभी जो हमसे प्रेम करते हैं वे हमारी राह देखते हैं बिना बताए। नयनतारा ने विक्रम को देखा। तुम कैसे जानते हो ये? क्योंकि मेरी दादी भी ऐसी थी। चुपी। फिर नयनतारा ने पहली बार बिना किसी रोक के कहा, विक्रम, मुझे डर लगता था कि एक दिन तुम भी चले जाओगे, जैसे भाई गया, जैसे सब जाते हैं। विक्रम ने उसकी ओर देखा। और अब? नयनतारा ने आकाश देखा। अब थोड़ा कम लगता है, विक्रम ने कहा। नयनतारा, मैं राजकुमार हूं। एक दिन राजा बनूंगा या नहीं ये पता नहीं, लेकिन जो पता है वो ये कि हर अमावस्या मैं यहां रहूंगा। क्यों? क्योंकि जो काम तुम करती हो वो किसी एक की नहीं होना चाहिए। और क्योंकि एक पल रुका, क्योंकि जब मैं यहां नहीं होता मुझे अगली अमावस्या का इंतजार रहता है। नयनतारा के होठों पर एक मुस्कान आई, पहली बार पूरी तरह खुली हुई। मशाल की लपट उस रात पहले से ज्यादा तेज जली। उसके बाद मृगांकपुर में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर अमावस्या महल से दो लोग जाते थे, विक्रम और उसके साथ एक और, लंगर बनने के लिए, ताकि नयनतारा का काम हल्का हो। जो लोग उस दुनिया में जाते थे अब ज्यादातर वापस आने लगे। नयनतारा अब अकेली नहीं थी, और जंगल में उस गोलाकार जगह के पास एक छोटी सी जगह बनी जहां एक दीपक हमेशा जलता था, नयनतारा की मां के लिए। कुछ साल बाद विक्रम दरबार में था। महाराज ने घोषणा की, विक्रम, तुम्हारे बड़े भाई अग्निवर्मा पड़ोसी राज्य में राजा बनेंगे। मंजले सोमदत्त यहां की राजनीति संभालेंगे। और तुम? विक्रम ने कहा, पिताजी, मुझे एक काम मिल गया है। कौन सा? मृगांकपुर और उस जंगल के बीच एक सेतु बनाना। जो लोग भटकते हैं उनके लिए, जो आत्माएं भटकती हैं उनके लिए। महाराज ने उसे देखा। यह राजपाट नहीं है विक्रम। नहीं, लेकिन ये जरूरी है। महारानी सुमित्रा ने, जो चुप बैठी सुन रही थी, पहली बार बोली।
महाराज, हमारा छोटा बेटा जो राजा नहीं बना, उसने वो किया जो किसी राजा ने नहीं किया। महाराज चुप रहे। फिर बोले, विक्रम, वो स्त्री नयनतारा, क्या वो महल आ सकती है? विक्रम ने हल्की सी मुस्कान दी। मैं पूछूंगा, लेकिन पिताजी, आप उससे मिलना चाहते हैं तो जंगल की सीमा पर जाना होगा। वो दरबार में नहीं आती। क्यों? क्योंकि वह किसी की प्रजा नहीं है। महाराज वीरभद्रसेन एक दिन सादे वस्त्रों में जंगल की सीमा पर गए। नयनतारा वहां थी। उन्होंने उसे देखा, एक साधारण सी स्त्री, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी जो दरबार के किसी भी बड़े से बड़े विद्वान में नहीं देखी थी। महाराज ने कहा, नयनतारा, तुम्हारे परिवार ने जो किया पीढ़ियों तक उसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। नयनतारा ने सिर झुकाया, सम्मान में, नम्रता में। महाराज, इसमें मूल्य का प्रश्न नहीं था। फिर क्या था? दायित्व। महाराज ने एक पल चुप रहकर कहा, और अब मेरा बेटा भी ये दायित्व उठाना चाहता है। नयनतारा ने हल्की सी मुस्कान दी, वो पहले से उठा रहा है। महाराज ने विक्रम को देखा। विक्रम खड़ा था जंगल की सीमा पर, आधा महल की तरफ, आधा जंगल की तरफ, दोनों के बीच, जैसे वो हमेशा से था। उस रात जब सब वापस लौट चुके थे, विक्रम और नयनतारा जंगल की सीमा पर खड़े थे। आकाश अमावस्या का था, काला, तारों से भरा। नयनतारा ने कहा, विक्रम। हां, मां ने कहा था, जो दूसरों के लिए आवाज उठाए। एक पल रुकी, तुमने मेरे लिए भी आवाज उठाई। कब? जब दरबार में कहा वो किसी की प्रजा नहीं। विक्रम ने उसे देखा। वो सच था। नयनतारा ने आकाश देखा। जानती हो, पहले हर अमावस्या मुझे डर लगता था, और अब इंतजार रहता है। विक्रम हंसा, मुझे भी। जंगल में हवा चली। मशाल की लपट जो नयनतारा के हाथ में थी नृत्य करने लगी। और उस रात पहली बार वो मशाल दो लोगों के बीच थी, न सिर्फ एक हाथ में। और लोग कहते हैं, मृगांकपुर के जंगल में अब भी हर अमावस्या एक मशाल जलती है। लेकिन अब वो डर नहीं देती, वो रास्ता दिखाती है। और जो उसके पीछे जाते हैं वे वापस आते हैं, क्योंकि अब उस मशाल के साथ एक आवाज भी है जो उन्हें याद दिलाती है, इस दुनिया में कोई है।